यस, तो कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन। तो ए आपको एक यूनिट वेक्टर दिया है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स पाई बाय 3 विद आई कैप, मतलब आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल विच इट मेक्स विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए, और फिर उस ए के कंपोनेंट्स भी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट करती हूँ इसको कराना। सिमरन क्वेश्चन नंबर 3 करा रही थी मैं, बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए इतनी देर। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3, तो वो स्टार्ट करा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या चीजें हमें दी हुई है। हमें ए एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। लेट यूनिट वेक्टर ए हैव कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स हम a1 a2 a3 ले लेते हैं। तो फाइनली हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, a1 a2 a3, और जो के कैप के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये हो गया हमारा कंपोनेंट वाइज, हमने ए वेक्टर को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस a1 a2 a3 कंपोनेंट्स निकालने हैं, और एंगल थीटा जो के कैप के साथ बना रहे हैं, ये सब चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब क्योंकि ये ए वेक्टर आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल जो बनता है उनके बीच का वो कैसे हम लेते हैं। देखिए आई कैप के साथ एंगल बन रहा है पाई बाय 3, तो कॉस ऑफ पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, जो ए है आपका आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ऑफ पाई बाय 3 वो हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ये सारे आपके क्या होते हैं, ये अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस ले लेते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और कंपोनेंट वाइज डायरेक्शन को साइन को लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, पहला कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द होल वेक्टर, ये हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा कॉस पाई बाय 3, अब आपका होता है 1/2, और ए का मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये बात ध्यान रखिए। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, आपको a1 मिल गया 1/2। तो पहला कंपोनेंट तो आ गया हमारे पास। ठीक है, a1 a2 a3 निकालने थे ना, a1 ऐसे आ गया, ऐसे ही a2 आ जाएगा, क्योंकि उसका भी हमें दिया हुआ है जो उसके उसके और जे कैप के बीच का एंगल दिया हुआ है पाई बाय 4। तो वहां से भी आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4 इज a2 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 4 1/√2 है, अगेन ये चीज आपकी 1 हो जाएगी, तो a2 भी आ गया, a2 1/√2 आ गया। अब के कैप के साथ तो एंगल हमें दिया नहीं, वो थीटा दिया है, वो थीटा हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो हम थीटा ले लेंगे कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग a3/, जैसे अभी ऊपर किया है, तो के कैप के साथ ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3। हमें दिया है कि ये जो ए वेक्टर है आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, और जे कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, ये ऐसे दिया है हमें। और के कैप के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है, और ये थीटा हमें निकालना है। दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट, ये थीटा निकालना है हमें। ये आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा था, वो हमें दिया हुआ था, जे कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बना रहा था, वो हमें दिया हुआ था। तो वहां से हमने ना कंपोनेंट वाइज उसको लिख लिया
ये जो चीज, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस के टर्म में ये लिखे जा सकते हैं और कंपोनेंट के फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं। तो हमने दोनों को क्यों इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस के टर्म्स में और कंपोनेंट के टर्म में, क्योंकि कॉस के टर्म्स में हमें एंगल दिया हुआ है और कंपोनेंट हमें निकालने हैं, तो इसलिए यहाँ से कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पे भी सेकंड कंपोनेंट आ गए। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट देखिए कैसे आएगा। थर्ड कंपोनेंट भी नहीं पता हमें और थीटा भी नहीं पता, तो अब क्या करेंगे। अब यहाँ से एक बार तो निकाली, ये चीज 1 आ गई, तो यहाँ से a3 आ गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा हमें निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि a का मैग्नीट्यूड हमारा 1 है। a का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ इसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम 1 हो गया, प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इनका सम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये 1 आ गया। अब आप समझ गए, ये इक्वेशन आ गई, इसमें a1 a2 हमें पता है, a3 आ जाएगा। एक बार a3 आ गए, यहाँ पे पुट करके फिर थीटा आ जाएगा। ये मेन चीज आ गई ना हमारे पास, इससे a3 भी आएगा और थीटा भी आएगा। और a3 निकालने का हमने यहाँ से एक ये नया तरीका हमने अपनाया। हमें पता था कि a एक यूनिट वेक्टर है, तो वहां से हमने इसको मैग्नीट्यूड का यूज कर लिया। अब a1 हमें पता है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। a2 हमें पता है 1/√2 है। अभी ऊपर आए थे ना, ये a1 1/2 आया था, a2 1/√2 आया था। तो ये 1/4 1/2 ऐड होके 3/4, उधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। कैलकुलेशन थोड़ी डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 माइनस 3/4 1/4 आ गया, ठीक है। ये क्या है, a3 हमारा कॉस थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अगर आप करोगे रूट तो 1/2 आ जाएगा। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, π/4, सॉरी π/3। आप कहेंगे प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए, -1/2 क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे जो थीटा आपका हमेशा, ये जो एंगल दो वेक्टर्स के बीच का होता है, 0 और पाई के बीच में होता है ना, अगर आप -1/2 ले लोगे तो 0 और पाई से इस रेंज के बीच में नहीं आएगा आपका थीटा। हमें थीटा हमेशा 0 और पाई के बीच में लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे -1/2 नहीं लिया। तो अब यहाँ पे थीटा आ गया हमारा, यानी कि ए वेक्टर और के कैप के बीच का एंगल π/3 आ गया। और a3 कंपोनेंट भी आ जाएगा हमारा। a3 कंपोनेंट क्या है, cos थीटा। cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आपका π/3 है, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2। तो कंपोनेंट्स आपके क्या आ गए इसके, a1 a2 a3, ये थे ना कंपोनेंट्स, दैट मीन्स 1/2 1/√2 एंड अगेन 1/2। ठीक है, चलो देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, और कुछ पूछना है तो पूछो। यूनिट वेक्टर दिया है ए, उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। और कंपोनेंट्स कैसे आ सकते हैं, हमें अगर एंगल पता हो, आई कैप जे कैप और के कैप के बीच में। लेकिन आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल दिया है, तो वहां से हमने a1 a2 कंपोनेंट्स निकाल लिए। थर्ड कंपोनेंट थीटा लेते हुए और फिर यूज करते हुए कि वो एक यूनिट वेक्टर है, हमने थर्ड कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू शो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम सिंपली इसको ओपन करना शुरू कर देते हैं। देखो इसको एक
और इसको 2 ले लो, मतलब 2 वेक्टर्स अलग अलग डिफरेंट इसको मान लो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो a माइनस बी क्रॉस ए, ऐसे कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, फिर बीच में ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर a माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा। हमें राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। अब दोबारा से इसको ओपन करते हैं, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी। सो दिस विल बिकम a क्रॉस a माइनस, एंड दिस इज b क्रॉस a, plus again this is a cross b, and then minus b cross b. Now what is a cross a? Do anyone remember what is a cross a? Tell me. Ronit, a magnitude whole square. अबे वो डॉट में था, इट वॉज a डॉट a। क्रॉस प्रोडक्ट में a और a का क्रॉस तो जीरो ही हो जाता है, जीरो वेक्टर। और ये आपका a क्रॉस b है, और ये माइनस b क्रॉस a, तो इसको उल्टा कर दो, b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b कर दो, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा आपका, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो इसको भी आप प्लस a क्रॉस b लिख सकते हो, और ये भी आपका a क्रॉस b है, ये a क्रॉस b बन गया, फिर b क्रॉस b भी जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। बस, माइनस नहीं खा गई मैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी को अगर तुम पलट दोगे ना, बी क्रॉस ए लिख दोगे तो माइनस में हो जाता है, तो वो माइनस में हो जाता है, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो मैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को ना ए क्रॉस बी लिख दिया, पलट दिया तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ, आपको दिया हुआ है 2i प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब ये लैम्डा और म्यू निकालने हैं, लैम्डा और म्यू दिख रहे हैं कहाँ पे हैं, ये रहा लैम्डा, ये रहा म्यू। अब सिंपली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का जो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, हाँ वेरी गुड, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या करते हैं, मैंने बताया था कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। बस यही सब चीजें ध्यान रखनी है। और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके लिए मैं ये कहने वाली हूँ कि पूरे एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे मिसलेनियस। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, कंपोनेंट वाइज हमने इसको लिख दिया 1 लैम्डा म्यू। फटाफट से बता देती हूँ, और इसको बराबर लोगे क्योंकि वो जीरो वेक्टर है, तो जीरो खाली जीरो नहीं लिखोगे, जीरो वेक्टर मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये इसके बराबर हो गया। यहां से ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई माइनस 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, ये वैल्यू निकाल रहे हो इसकी, जैसे मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं। फिर 2 लैम्डा माइनस 6, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। फिर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे ना, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, जब दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो कंपोनेंट्स उसके इक्वल हो जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ये जीरो के इक्वल हो गया, सेकंड भी जीरो के इक्वल हो गया, थर्ड भी जीरो के इक्वल हो गया, फिर आप कंपेयर करके लैम्डा और म्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस पार्ट इज आई एम लीविंग फॉर यू पीपल, ये आप खुद कर लेंगे इसके आगे। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दिया हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट आपका जीरो है, यहाँ पे जीरो
है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो जीरो है, जीरो वेक्टर नहीं है यहाँ पे। और क्रॉस प्रोडक्ट बी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो? क्वेश्चन ये है। पूरा प्रॉपर ए और बी तो आप निकाल नहीं सकते यहाँ पे कि ए और बी वेक्टर्स क्या होंगे, लेकिन उनके बारे में कुछ तो आप कह सकते हो कि तो क्या कह सकते हो? देखो, अगर जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना तो हम ये कहते हैं या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है, ठीक है, यही कहते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो दो ही कंडीशन हो सकती है। तो पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मैं दे देती हूँ। सिंस ए डॉट बी इज जीरो, तो क्या कंडीशन यहाँ पे हो सकती है? इधर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है और या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, सेकंड केस, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो दिया हुआ है। सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज आल्सो जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। इधर या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है, या फिर वो दोनों आपस में पैरेलल है। तो या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो है या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, और ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो दोनों की कंडीशंस को मिलाएं तो हम यही कहेंगे ना कि ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर या पैरेलल तो एक साथ हो नहीं सकता। तो ये इसका मतलब दोनों की पहली कंडीशन मैच करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड जीरो है। दिस इंप्लाइज बट ए वेक्टर एंड पहली लैंग्वेज लिख देते हैं, बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली, cannot be perpendicular and parallel simultaneously। इकट्ठे तो ये हो नहीं सकता कि पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी है। सो दिस इंप्लाइज कि ए का मैग्नीट्यूड जीरो है और या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है। तो ए और बी के बारे में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो अजीब अजीब से क्वेश्चन ही रह गए हैं बस इसमें अब। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा अजीब सा लॉजिकली क्वेश्चन है। ए वेक्टर आपको A1 कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप दिया हुआ है। ऐसे ही बी वेक्टर दिया हुआ है, B1 B2 B3, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ने वाली हूँ क्योंकि कैलकुलेटिव सही है बड़ा। और सी वेक्टर है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। और आपको ये प्रूव करना है देन टू शो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी। ये शो करना है। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड करोगे, पहले बी और सी को प्लस करोगे तो ये B1 C1 इन्हीं में ही चलता रहेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, वैसे थोड़ा लेंदी सा हो जाएगा बट सिंपल है। पहले बी प्लस सी करोगे इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो B1 प्लस C1 आए, B2 प्लस C2 जे, B3 प्लस C3 के हो जाएगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यानी मैट्रिक्स वाला निकालोगे, फिर जो भी आंसर उसका आ जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड निकालोगे अलग से, फिर और कंपेयर करोगे दोनों के, दे शुड बी इक्वल। राइट हैंड साइड कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी मैट्रिक्स मेथड से निकालोगे, एक वेक्टर आ जाएगा। ए क्रॉस सी ये भी मैट्रिक्स मेथड से निकालोगे, एक वेक्टर आ जाएगा। उन दोनों वेक्टर्स को फिर ऐड करोगे एंड यू विल चेक इट इज द सेम वेक्टर विच यू हैव अचीव्ड सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। कर लोगे? कर लोगे, मुझे पता है अच्छे बच्चे हैं, कर लेना, और नहीं हो तो मुझे बता देना। 10 करा दूंगी, ठीक है।
लास्ट टाइम बताया था बस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बट कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी पूछा होगा तुमने, मैं करा देती हूँ अभी। इसके बाद जब नंबर आएगा उसका भी करा दूंगी। एट्थ क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मांगता है वो इसमें किस चीज का, वो कहता है ए वेक्टर अगर या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है या फिर बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर होता है। वो ये स्टेटमेंट दे रहा है पहले क्वेश्चन में। और कहते हैं क्या कन्वर्स ट्रू है, यानी कि अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो होगा? नहीं। पैरेलल के केस में भी तो होता है, ए और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। तो ही इज आस्किंग फॉर एन एग्जाम्पल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, बहुत ही सिंपल हम एक चीज करेंगे, हम ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं जहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो। तो अब बात ध्यान से समझो, एग्जाम्पल कैसे बनाओगे। पैरेलल मतलब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं ना। तो ए वेक्टर आप कुछ भी ले लो, 2i प्लस 3j प्लस 4k ले लिया। बी वेक्टर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, मतलब इसमें कोई भी लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दो जो आपको पसंद हो। तो आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब -1 से। अभी मैं फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना, क्योंकि आपको फिर इसको ना सॉल्व करके भी दिखाना होगा कि हाँ भाई इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, लेकिन दोनों में से ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि ए के कंपोनेंट्स भी हमें शो हो रहे हैं, बी के कंपोनेंट्स भी शो हो रहे हैं। सो दे आर नॉट द जीरो वेक्टर्स। उनका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओगे। अभी देखो ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज 2। तो ये ए बी के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, जीरो वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी आप चेक करोगे, जीरो वेक्टर आना चाहिए, फिर आप दिखाओगे कि ए का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो आ रहा है और बी का मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो आ रहा है। तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स नॉन जीरो है, तो कन्वर्स हमारा ट्रू हो गया। बस इसमें यही है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन था, वो मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया था। और फिर 10th क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। नाउ रिया इज आस्किंग फॉर 10th क्वेश्चन, तो वो मैं करा देती हूँ। उसमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हमें दी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, ये ए वेक्टर ले लो और ये बी वेक्टर। यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट इज योर ए वेक्टर, क्या दिया हुआ है ए वेक्टर। ए वेक्टर इज गिवन टू बी आई माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, ए ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, 1 - 1 3 2 - 7 1। 20i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। बस मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 425 450 यानी कि 15 424 50 15√2 ये आ गया। ठीक है रिया, देख लो क्वेश्चन। हाँ यही आया है मेरा भी, पर पीछे ये नहीं है क्या, 10.4 का 10 पीछे नहीं है क्या ये?
नीचे नाव, यही है। हाँ तो बस ठीक है। हाँ यही है। मैंने दूसरा आंसर देख लिया था पीछे। ओ माय गॉड। चलो, चलो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, बाकी तो फिर ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, चलो अब करें मिसलेनियस, स्टार्ट करें। बताओ, पहले तुम बताओ मिसलेनियस स्टार्ट। ओके वेरी गुड, चलो रिया ने हाँ बोल दी, मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। रोनित इज सेइंग नहीं, सागर इज सेइंग यस। 10 मिनट है अभी, तो रोनित चिंता मत कर, ज्यादा नहीं कराऊंगी, एक आधा ही क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी धीरे धीरे कराऊंगी। वंश इज ऑल्सो सेइंग नो। सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगी यार, क्योंकि मेजोरिटी अब हाँ वालों की हो गई है, तो सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगी, देख लो। मजेदार सा ही क्वेश्चन कराऊंगी। सुमित इज ऑल्सो सेइंग नो। 50-50 हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम, अब मेरी बात सुनो। मैं मिसलेनियस के लिए खुद पहले यही चाह रही थी कि आप लोग ना अच्छे से अपने कंसेप्ट रिवाइज करके आना, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट की हैं, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट की हैं, या बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ही मिसलेनियस में मतलब मजा आएगा करने में, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा कि मैं आपको कंसेप्ट ही ना पता और मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराए जाऊं। तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चाहे हम ज्यादा टाइम डिवोट कर लेंगे और मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन आप फिर ओके। तो आप हाँ, तो आप नेक्स्ट टाइम मतलब मिसलेनियस के लिए प्रिपेयर्ड आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। ठीक है, सुमित तेरी कौन सी एक्सरसाइज रहती है?